हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो चल रहा है हमारा मैट्रिसेस, उसको कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस, यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। जी हाँ, देयर इज नो एलिवेटर टू सक्सेस। एलिवेटर मीन्स कोई लिफ्ट, डायरेक्ट रास्ता। सक्सेस, कामयाबी पाने के लिए कोई आपको कोई शॉर्टकट या फिर कोई आरामदायक रास्ता एलिवेटर नहीं है। यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। आपको स्टेयर्स यानी कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। लाइक जैसे आप किसी बड़े मॉल में जा रहे हैं या फिर कोई बहुत लंबी इमारत है उसमें आपको जाना है, तो आजकल क्या है, हमारे पास एलिवेटर है, लिफ्ट है, तो आप उसमें डायरेक्ट आप अपनी मंजिल में पहुंच जाते हो। आप कौन सी भी मंजिल में जाना चाहते हो आप उसमें पहुंच जाते हो। बट लाइफ के केस में ऐसा नहीं है। अगर आपकी कुछ मंजिल है जो आपने सोचा है कि मुझे वहां जाना है, तो उसके लिए कोई एलिवेटर नहीं मिलेगा आपको, राइट। उसके लिए कोई भी एलिवेटर नहीं मिलेगा। यू हैव टू टेक द स्टेयर्स। तो आपने अगर सोचा, चलो कुछ भी एग्जांपल आप ले लो, राइट। आप अगर सोच रहे हो मुझे एक अच्छा एथलीट बनना है, ठीक है। आप अगर सोच रहे हो कि मुझे आर्मी में जाना है, ठीक है। किसी का ये एम होता है कि मुझे एज अ लेफ्टिनेंट जाना है, बट किसी का होता है कि मुझे नेशन को सर्व करना है, बस मुझे आर्मी में भर्ती होना है। तो केवल आपके सोचने मात्र से आप आर्मी में भर्ती नहीं होंगे। यू हैव टू टेक द स्टेप्स, यू हैव टू टेक द, कि आपको उसको पूरा करने के लिए आपको एक्शंस करने पड़ेंगे। कैसे? आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, आपको अपना फिजिकल सही करना पड़ेगा, आपको अपना मेंटल हेल्थ सही रखना पड़ेगा। तो वहां तक पहुंचने के लिए भी आपको कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे। आप चाह रहे हैं कि यार मेरे को मैं स्कूल 12th का टॉप टॉप करूं, स्कूल में, स्कूल क्या, मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप करूं, मैं जेई नीट का पेपर निकालूं। तो उसके लिए क्या है, आपके सोचने मात्र से नहीं हो पाएगा ना, कि आपने सोचा और हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो आप पढ़ाया जा रहा है वो तो पढ़ना ही है, बट आपको उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा भी कुछ पढ़ना है, राइट। क्योंकि आपका कंपटीशन ऑल ओवर इंडिया लेवल के उसके अकॉर्डिंग है, तो उस अकॉर्डिंग आप पढ़ोगे। तो ये सब चीजें देखिए, कभी आपको कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि दिन रात किताबी कीड़े बन जाओ या कुछ अपने को आप क्या बस किताबों से बाहर ना निकलो। कभी इस चीज के लिए कोई नहीं बोलेगा। आपको एक ऑलराउंड डेवलपमेंट अपने अंदर करना चाहिए। एंड हर एक चीज का एक प्रॉपर टाइम होता है, टाइम एंड मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं। अपना प्रॉपर टाइम एंड मैनेजमेंट बनाओ, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं कि आप कल क्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए आते हैं अपनी क्लास पे वापस। मैट्रिसेस अपने आप में बहुत इजी चैप्टर है, जैसे कि हमने ऑलमोस्ट इस चैप्टर को हम कवर कर चुके हैं। अब इसमें केस स्टडी के क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। केस स्टडी के क्वेश्चंस आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं। केस स्टडी आ गया, अरे यार केस स्टडी लिखा हुआ है, केस स्टडी नहीं होगा, बाप रे बाप। वर्ड प्रॉब्लम आ गया, बाप रे बाप, हमने तो मैट्रिसेस में बस वो डब्बे देखे, ऑर्डर देखा, इससे ज्यादा में नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप लोग ये बुक के बहुत लास्ट में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, छोड़ देते हैं कि नहीं मजा नहीं है, कोई पता नहीं क्या ही होगा। जैसे हम एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा, एक बहुत ही प्यारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट उसको सॉल्व करने के लिए अच्छा टाइम लगेगा। तो यार यहाँ पे अब जैसे केस स्टडी के क्वेश्चंस आते हैं, तो बहुत घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। मैथ्स में मैं हमेशा हर एक क्लास को ये कहता हूं कि आपको जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स दी जाती है मैथ्स में, उसमें घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना? जो जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करते रहो, जो जो क्वेश्चन बोल रहा है आप वो करते रहो, बात खत्म, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। जितना बड़ा क्वेश्चन होगा ना, जितना लेंथी क्वेश्चन होगा ना, जितना लेंथी क्वेश्चन होगा, मैं बोल रहा हूं उतना इजी क्वेश्चन होगा, उतना इजी क्वेश्चन होगा। लिख के ले लो, क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा डिटेल्स है मेरे पास, उतनी ज्यादा डिटेल्स है मेरे पास क्वेश्चन के बारे में, और जितनी ज्यादा डिटेल्स हमारे पास होंगी उतना इजी हमको सॉल्व करने के लिए। और एक लाइन का क्वेश्चन होगा तो उसमें डिटेल्स खुद ही ढूंढनी पड़ेगी बाबू, तो उसमें दिमाग का बिल्कुल जोरदार उपयोग करना पड़ेगा। बट इस केस में आपको क्या है, सारी डिटेल्स आपको दे रखी है। ये सब क्या आपके इंग्रेडिएंट्स है। मैंने क्या बोला है, जैसे हम लोग घर में खाना बनाते हैं, कोई आप लोग मैगी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, चाय बनाने के इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, चाय पत्ती हो गई, चीनी हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, अपने अकॉर्डिंग है। कोई अदरक पहले डालता है, कोई अदरक बाद में डालता है, कोई दूध पहले डालता है, कोई दूध बाद में डालता है। वो इंग्रेडिएंट्स और आप क्या फाइनली चाय बना देते हैं। तो यही आपके यहाँ इंग्रेडिएंट्स हैं। आपको जितना भी गिवन दे रखा हो आपके इंग्रेडिएंट्स होते हैं क्वेश्चन में, और उन्हीं इंग्रेडिएंट्स की मदद से आपको आंसर बनाना होता है। दैट्स इट, कुछ नहीं है, सिंपल है यार। मैथ्स इतनी टफ बना रखी है फालतू में। मैट्रिसेस को तुमने देखो क्या है, एक ट्रस्ट है, एक ट्रस्ट हैज फंड ₹30,000, भाई 30,000 रुपए का फंड है उनके पास। ही मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स, 2 डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स में मुझे 30,000 रुपए खर्च करने। ट्रस्ट है उसके पास 30,000 रुपए, ठीक है, ठीक है, चलो जी 30,000 रुपए है, लो जी 30,000 रुपए है, ठीक है।
उसको दो उसमें इन्वेस्ट करना है। मान लो एक हो गया बॉन्ड 1, एक हो गया बॉन्ड 2। ठीक है, इतना ही बोला, इतने के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन भर दी। आपको क्या करना है, अब वहां थोड़ा रफ में फटाफट पढ़ोगे, अभी तो मैं सिखा रहा हूँ। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपका एक काम करेगा। मैथ्स क्या मांगता है, मैथ्स प्रैक्टिस मांगता है। जितनी प्रैक्टिस, जितनी कॉपी भरोगे, जितने पेन खाली करोगे। चलिए, द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर, यानी कि भाई साहब जो ये फर्स्ट, ये 5% क्या दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, 5% इंटरेस्ट दे रहा है। और सेकंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट, भाई साहब ये देगा 7% इंटरेस्ट। क्या देगा जी, 7% इंटरेस्ट देगा पर ईयर। पर ईयर 7% इंटरेस्ट देगा। सर हम इंटरेस्ट तो हम देते हैं ना, काफी बच्चों के दिमाग में रहता है क्वेश्चन, इंटरेस्ट तो हम देते हैं, क्योंकि आपने क्वेश्चन अभी यही देखो, ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही रहता है कि इंटरेस्ट तो हम देते हैं, हम लोन लेते हैं, हम इंटरेस्ट देते हैं। भाई साहब हमने कहीं बैंक से लोन लिया, आपने किसी आदमी से लोन लिया, आप उसको इंटरेस्ट पे करते हो, और सर ये तो इंटरेस्ट दे रहा है, ये हम इंटरेस्ट इन बॉन्ड जो है 7% का इंटरेस्ट पे कर रहा है। तो बच्चों इसमें प्रिंसिपल अमाउंट जो है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है, देखो और टाइम क्या होता था, हम बैंक से पैसा ले रहे हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट है, बट इस बार हम दे रहे हैं बैंक को पैसा। आप भी तो देते हो, आप क्या, आपके घर वाले क्या, सब बैंक को पैसा देते हैं, और बैंक हमको इंटरेस्ट देता है। उसमें सेविंग अकाउंट होता है सबका, आप उसमें पैसा डाल रहे हो तो बैंक सालाना ब्याज देता है हमको। ठीक है, सालाना ब्याज भी बैंक भी हमें देता है। तो अभी बहुत से हैं, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है, एसआईपीज हो गई, तो ये आपकी, ये सब क्या एक आपका प्लान होता है, आरडी हो गया। तो इसमें क्या होता है, कंपनियां हमको इंटरेस्ट पे करती है और हम उनको अपना पैसा देते हैं, उसको हमें एक इंटरेस्ट पे करते हैं। ठीक है, तो वही कहानी है कि बॉन्ड 1 जो है 5% इंटरेस्ट दे रहा है, बॉन्ड 2 7% इंटरेस्ट दे रहा है, वो भी प्रति साल पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, अच्छा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का यूज करना है यहाँ पे। ठीक है, डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 अमंग द टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। आपको ही डिटरमाइन करना है, यानी आपको ही पता लगाना है कि 30,000 रुपए मैं दो बॉन्ड्स में कैसे इन्वेस्ट करूं, मतलब कितना पैसा किसमें लगाऊं, कि दैट इफ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹1,800 एंड ₹2,000। पहले हम 1800 पे बात करेंगे। वो बोल रहा है, सिंपल से कहने का मतलब है कि यार मैं ना बॉन्ड 1 पे कितना पैसे लगाऊं, बॉन्ड 2 पे कितना पैसे लगाऊं, ये बता दो, ताकि मुझे इंटरेस्ट 1800 रुपए मिल जाए। मुझे साल का 1800 रुपए चाहिए, बात खत्म। मेरे को साल का ब्याज 1800 रुपए चाहिए, मैं कितना पैसा लगाऊं बॉन्ड 1 में, कितना पैसा लगाऊं बॉन्ड 2 में, मुझे यार ये बता दो बस। ठीक है, मुझे बता दो कि बॉन्ड 1 में मैं कितना पैसा लगाऊं और बॉन्ड 2 में मैं कितना पैसा लगाऊं, बस मुझे इतना बता दो कि क्या वो पैसा मेरे को, ये आपको बताना। क्या बताना है सर, सिंपल है कि इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करूं, इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट करूं कि इंटरेस्ट कितना मिल जाए, 1800 रुपए मिल जाए मुझे। अच्छा, तो आप वही स्टेटमेंट हम मानते हैं, लेट एक्स रुपीज इन्वेस्टेड इन बॉन्ड 1। आपने अगर एक्स रुपीज यहां इन्वेस्ट किया, 30,000 में से एक्स रुपए तो आपने इन्वेस्ट कर दिया, बचा कितना, 30,000 माइनस एक्स। 9 समझते आ रही है चीजें, कॉन्सेप्ट। तो अगर एक्स रुपीज मैंने यहां इन्वेस्ट कर दिया तो बचा 30,000 माइनस एक्स रुपीज कहां होगा, बॉन्ड 2 में इन्वेस्ट होगा। और ठीक है, और इनका 18। अब देखो, जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपको यूज करनी होगी ना, जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन यूज करनी होगी, डायरेक्ट अप्रोच करोगे तो फंसोगे, कर भी लोगे बट कभी कभार फंसोगे। तो पहले उसको हमने, तो ये सब चीजें हमने रियल नंबर्स के अकॉर्डिंग यानी 9-10 क्लासों में सब की हुई है। तो पहले इसको अपनी अलजेब्रा फॉर्म में करते, फिर इसको मैट्रिक्स में करेंगे। तो क्या बोल रहा है ये, एक्स, अगर मैं एक्स रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेरे को कितना मिल रहा है, 5%। एक्स का कितना मिल रहा है, मैंने मान लो एक्स रुपीज इन्वेस्ट किया, एक्स रुपीज इन्वेस्ट किया, इसमें मुझे 5% पैसा, प्लस 30,000 माइनस एक्स मैं करूंगा तो इसका मुझे 7% मिलेगा, 7% इसका मिलेगा, और टोटल मेरे को कितना हो जाएगा, 1800 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, टोटल 1800 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अगर आप दूसरी लैंग्वेज में समझना चाहो तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं कि 5% ऑफ एक्स रुपीज, 5% ऑफ एक्स रुपीज, एक्स रुपीज का 5% प्लस 7% ऑफ 30,000 माइनस एक्स रुपीज। ठीक है, 30,000 एक्स रुपीज मिलके कितना होगा, हमें 1800 रुपए देगा। कितना देगा जी, 1800 रुपए देगा। अच्छा, ठीक है, ओके, क्लियर। तो चलिए मैट्रिसेस बनाते हैं इसकी। तो सर एक चीज तो मेरे को क्लियर हो गई, एक चीज तो मेरे को क्लियर हो गई कि इधर इनका सम करके कितना आना, 1800 आना है, कितना आना है, 1800 आना है ना, ये चीज तो क्लियर है ना आपको।
इधर 1800, राइट हैंड साइड में आपको 1800 ही मिलना। 18 और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन यूज करनी है तो जाहिर सी बात है ये भी किसमें होगा आपका मैट्रिक्स में होगा। तो यार इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर 1 बाय 1 होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा 1 बाय 1 होगा। तो आइए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का यूज करना है। तो चलिए हमारे पास क्या है जी, हमारे पास x रुपीज है और 30,000 माइनस x रुपीज है, ठीक है। अच्छा इंटरेस्ट कितना है, 5% है, 7%। जो बच्चा ऐसे करेगा, ठीक है, जो बच्चा ऐसे करेगा वो यहां पे फंसेगा। कैसे फंसेगा, देखो मल्टीप्लाई करना है। अब आप देखो क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है, इसका ऑर्डर बताओ मेरे को क्या है। इसका ऑर्डर है सर 1 बाय 2 का, एक रो 2 कॉलम, एक रो 2 कॉलम। इसका बताओ क्या ऑर्डर है, इसका भी है सर एक रो 2 कॉलम। तो पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो क्या सेम है, तो मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल ही नहीं है, मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सर मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकता, ओके ठीक है, तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, बिल्कुल सही। तो दैट मीन्स मल्टीप्लाई कैसे होगा, देखो एक तो आप इस तरीके से पता लगा दो, बहुत से तरीके हैं इसमें, बहुत से तरीके हैं। अगर आपने चलो अगर आपने ये ले लिया x और 30,000 मैंने x ले लिया, तो जो मेरा है एक पे कितना है 5 और एक में कितना है 7। अगर आप मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट देखोगे तो आपको पता है पहली रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होती है और यहाँ तो एक रो एक कॉलम ही है। तो x की मल्टीप्लाई मैं 5 के साथ करूंगा, पहले देख लो पॉसिबल है कि नहीं है, पहले देख लो पॉसिबल है कि नहीं है। सर इसका ऑर्डर है क्या, एक रो 2 कॉलम, और इसका ऑर्डर है सर कितना, एक रो 2 रो 1 कॉलम, 2 रो 1 कॉलम है, दोनों ही सेम है। तो यस मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। और बचा हुआ क्या होता है आपका रिजल्ट, बचा हुआ क्या होता है रिजल्ट, यानी जो रिजल्ट होगा 1 बाय 1 का होगा। यस 1 बाय 1 का है, सब चीजें ओके चल रही है, ठीक है। तीसरी चीज और देख लो, आपको पता है मल्टीप्लाई कैसे होता है, आपको पता है ना मल्टीप्लाई कैसे होता है, पहला रो पहले कॉलम के पास जाएगी, यानी कि पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, यानी x मल्टीप्लाई होगा 5 से, प्लस 30,000 माइनस x होगा मल्टीप्लाई होगा 7 से। तो यही तो बन रही थी इक्वेशन, 5 मल्टीप्लाई होता है x से और 30,000 मल्टीप्लाई होता है 7 से, यही तो बन रहा था। बिल्कुल मिल रहा है सर, तो यस हमको हमारी चीज मिल गई। अब हम यहाँ पे बिल्कुल संतुष्ट हैं कि हम आंसर निकाल लेंगे, हम आंसर निकाल लेंगे। तो यार अब देखो आप मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूं। अब बहुत से बच्चे यहाँ गलती एक और कर लेते हैं, क्या बोला गया था 5% एंड 7%, राइट। ये क्या था 7% इंटरेस्ट, ये क्या था 5% इंटरेस्ट, और मैंने किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं केवल 5 और 7 से कर रहा हूं। तो मुझे 5% से मल्टीप्लाई करनी है। एंड यू नो दैट परसेंट क्या होता है, परसेंट सर 1/100 होता है। परसेंट को क्या बोलते हैं, 1/100 बोलते हैं, राइट। तो 5% को मैं क्या बोलूंगा जी, 5% को मैं क्या बोलूंगा जी, सर 5% को आप बोलोगे 5/100 एंड 7/100, ठीक है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, कभी बहुत टाइम मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोग स्किप कर देते हैं और आंसर गलत आ जाता है। तो आइए इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। 5% एंड 7% है, तो मल्टीप्लाई तो आपको आता है पहले रो x इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100, ये आपकी मैट्रिक्स हो गई। और सर ये है आपका 1800, तो इसको मैं करूंगा तो ये हो जाएगा 5x/100। अभी मैं 100 को डिनोमिनेटर में ही रख रहा हूं, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 100 रहेगा तो कैलकुलेशन काफी इजी रहती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई देखो, जब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो ये देखो 7 3 जा 21 हो जाएगा, 1 2 3 4 2 4 जीरो हो जाएंगे सर, ठीक है। अगर मैं ध्यान से देखूं 7 नहीं, 7 इंटू 100 मल्टीप्लाई होगा तो 100 से 2 जीरो कट भी जाएंगे, तो कितना बचेगा 2100, राइट। फिर माइनस ये आ जाएगा 7x/100, राइट। और इधर आप देखेंगे ये आ जाएगा 1800। अगर मैंने अभी अब देखो, अगर मैंने अभी काट दिया होता ना 5 x/20 आ गया होता, ठीक है। फिर मेरे को अगेन क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है एलसीएम, और फिर कैलकुलेशन लंबी हो जाती। तो उससे बढ़िया रखे रखो जब तक आपको जरूरत ना लगे। तो अब यहाँ देखो, अब मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो इट विल बी बिकम 5x/100 माइनस 7x/100 प्लस 2100 इज इक्वल्स टू 1800, राइट। तो इसको 5x माइनस 7x यही कर दूं, तो नेक्स्ट पेज में कर देते हैं। 5x माइनस 7x इज सर माइनस का 2x/100 प्लस 2100 और इक्वल्स टू 1800। ये भी 1/1 का है, ये भी 1/1 का है।
बीच में इक्वल्स टू का साइन है, दैट मीन्स दोनों मैट्रिसेस क्या है, इक्वल है। ऐसा हम नहीं कर रहे, क्वेश्चन का है। तो देयरफॉर माइनस 12x 2x अपॉन 100 प्लस 2100 इक्वल्स टू 1800। इसको उधर ले जा लेता हूं, तो 2x अपॉन 100, ये आप ऐसे करो, इसको इधर ले आओ, तो 2100 माइनस 1800 और ये उधर जाके प्लस का 2x अपॉन 100 आ जाएगा। तो 21 में से 8 18 गए, हो जाएगा 300 बराबर 2x अपॉन 100। इसको भी इधर ले जा लेता हूँ, 300 इंटू 100 इक्वल्स टू 2x। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं 2 1 2, 5 2 5 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 15,000। कितनी आ गई, 15,000। कितनी आ गई, 15,000। तो यानी कि 15,000 रुपए मुझे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। अच्छा, ये मैंने लिखा नहीं, आप लिख लेना यार, ठीक है। 12th क्लास में तो लिख लोगे ना, वो आप लिख लेना, लेट x रुपीज बी इन्वेस्टेड इन बॉन्ड 1। मैं लिख देता हूँ, ये लिख दोगे ना, लेट x रुपीज इन्वेस्टेड इन बॉन्ड 1 एंड 30,000 माइनस x रुपीज इन्वेस्टेड इन बॉन्ड 2। ठीक है, बॉन्ड 2 में क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको लिखना। तो देयरफॉर फाइनली जो रिजल्ट आपका आ जाएगा, तो इन मनी इन्वेस्टेड इन आपके आ गया। तो देयरफॉर मनी इन्वेस्टेड इन बॉन्ड 1 कितना था, x रुपीज, और x हमारा कितना है, 15,000 रुपए। एंड मनी इन्वेस्टेड इन बॉन्ड 2 वो था 30,000 माइनस x, तो जाएगा 15,000 रुपए। तो दोनों जगह हम 15,000 रुपए ही इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। चेक भी कर लिया करो। हाँ भाई, रिजल्ट तो है आपके पास, जब आपके पास इक्वल्स टू पहले से ही कि रिजल्ट क्या आ रहा है, क्रॉस चेक कर लो कि हमारा आंसर सही है कि भी नहीं है। ठीक है, तो क्या बोल रहा था, पहला चेक कर लेते हैं जरा आंसर। ये क्रॉस चेक आप रफ में करना, 15,000 का 5% बॉन्ड 1 में, और दूसरे में भी हमने 15,000 इन्वेस्ट किया, इसका 7%। तो 2 जीरो से 2 जीरो करता है, 15 5 750, 2 जीरो से 2 जीरो को 15 7 1050, तो 1050 और 700 यस 1800 ही होता है। तो दैट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल सही है। दैट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आप ऐसा एग्जाम्स में अपना क्रॉस चेक भी इसको कर सकते हैं। आई बात समझ में, क्लियर है। चल कॉपी कर लेंगे इसको, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लियर, चल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यार। चल, ये भी इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन में। द बुक शॉप ऑफ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। 10 डजन केमिस्ट्री बुक, तो केमिस्ट्री की आपने रफ में बना दिया भाई। केमिस्ट्री की हमारे पास 10 डजन बुक्स हैं। 10 डजन बोले तो 120 बुक है। ठीक है, फिर फिजिक्स की बोली इसमें 8 डजन है, यानी 8 12 8 96 बुक्स हैं। तो कितना तेज है कि आपको जो है डायरेक्ट बुक ना देके थोड़ी मेहनत करा रहा है। तो 96 बुक्स है। और इको की 10 बुक्स हैं, इकोनॉमिक्स की 10 डजन बुक्स हैं, यानी कि ये भी 120 बुक्स हैं। ठीक है, फाइंड द टोटल अमाउंट, देयर सेलिंग प्राइस आर 80 60 एंड 40 रुपीज ईच लिखा है। तो ईच मतलब हर एक बुक का, हर एक डजन का नहीं। अगर उसने प्रति डजन लिखा होता तो आप पर डजन बोलते, बट ईच बुक उसने बोलिए, तो इसका है रुपीज 80 ईच, इसका है रुपीज 60 ईच, इसका है रुपी 40 ईच। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो क्या है, आप कुछ भी तो नहीं है, कैसे करोगे, इसमें कितना पैसा मिला, 120 बुक का उसको मिला सर 80 रुपीज, प्लस 96 बुक का मिलेगा उसे 60 रुपीज के हिसाब से, और 120 बुक का उसे मिलेगा 40 रुपए के हिसाब से। जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 120 का 80 से, इसका 80 से। तो बहुत दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इसकी मैट्रिसेस बना दो यार, कोई कोई बड़ी बात थोड़ा है। ये आप बुक्स कितनी है हमारे पास, नंबर ऑफ बुक्स आ जाएंगी इधर। 120 बुक है, फिर 96 बुक है, और फिर 120 बुक है। ये आपकी क्या है, नंबर ऑफ बुक्स आ गई। मल्टीप्लाई बाय रेट,
अब आपको पता है 120 का मल्टीप्लाई मेरे को 80 के साथ चाहिए, 96 का मल्टीप्लाई मुझे 60 के साथ चाहिए और 120 का मल्टीप्लाई मुझे 40 के साथ चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसको इस तरह से लिखोगे 80, 60 एंड 40। चेक कर लो, इसका ऑर्डर है आपका 1x3 का और इसका ऑर्डर है आपका 3x1 का। तो यस, आपका बिल्कुल सही है, 3,3 मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है एंड जो रिजल्ट आएगा वो 1x1 का यानी कि ए की आंसर आएगा, बिल्कुल सही, वो भी सही आ रहा है। ठीक है, तो यहां आपका क्या आ जाएगा, प्राइस, नंबर ऑफ बुक्स इनटू प्राइस, और ये आ जाएगा टोटल सेल। ठीक है, तो टोटल सेल आप मान लो, टोटल सेल आप मान लो कि हमने मान लिया एक्स, कि एक्स हमारी टोटल सेल है। तो आइए इसको देखते हैं, 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40 बराबर है आपका मैट्रिक्स एक्स, और ये भी आपका 1x1 का ही आने वाला है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, पहले रो की पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, 12 8 होता है सर 96, दैट इज 9600, ये हो जाएगा 6 6 36, 3 कैरी, 6 9 54, 5060 प्लस 12 4 48 एंड 00 इक्वल्स टू मैट्रिक्स एक्स। तो सर यहाँ पे एक्स आपने तो 9000, 5 14000, 14 और 4 18000, तो ये हो गया, और 600 और 700 1300, 1300 और 8 2100, तो 18000 वो हो रखा है, 2100 ये हो रखा है, और 60 रुपए अलग से हैं, तो ये हो जाएगा 061, तो 20,160 रुपए, 20,160 रुपए इसकी कीमत है। तो देयरफॉर जो प्राइस आ गया, जो हमने एक्स माना था, क्या है 20160 रुपीज। ठीक है, यानी 20,160 रुपए की सेल आपकी हो जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत मक्खन क्वेश्चन था, मक्खन 2-3 नंबर का देगा ये क्वेश्चन ही, बस क्योंकि बच्चे डर जाते हैं मैट्रिसेस से, इससे पीछे हट जाते हैं, बट क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, 2-3 नंबर का क्वेश्चन है। चलो चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन देखेंगे, A manufacturer produces 3 product XYZ which he sells in 2 markets. Annual sales are indicated below. ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है X, Y एंड Z, विच ही सेल्स इन 2 मार्केट, 2 मार्केट 1 मार्केट 2 में बेच रहा है। ठीक है, 2 मार्केट है किसी ने, भाई मान लो एक मार्केट आपका दिल्ली का है, एक मार्केट आपका उत्तराखंड का है। ठीक है, 2 मार्केट्स है। एनुअल सेल्स आर इंक्लूडेड, ये सेल्स उसने बता दी कि भाई एनुअल सेल्स साल में कितनी सेल वो करता है। मार्केट 1 में एक्स प्रोडक्ट जो है 10,000 एक्स प्रोडक्ट बेच के आता है, जो वाई प्रोडक्ट है 2,000 बेच के आता है, जेड प्रोडक्ट 18,000 बेच के आता है। दूसरे मार्केट में, जो दूसरा मार्केट है, वहां पे मान लो एक ही शहर में 2 अलग अलग मार्केट है, तो उसी मार्केट 2 में 6,000 एक्स प्रोडक्ट बेच के आता है, सेकंड में 20,000 वाई प्रोडक्ट बेच के आता है, यानी कि सेकंड मार्केट में वाई की डिमांड ज्यादा है, और जेड आपका 8,000 बेच के आता है। इफ यूनिट सेल, ठीक है, इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड आर 2.50, 1.50 एंड 1 रुपीज रिस्पेक्टिवली, फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो कोई बड़ी बात है क्या, क्वेश्चन इतना बड़ा दे दिया तो क्या तुम घबरा जाओगे? है भाई, क्वेश्चन तुम्हें क्या क्वेश्चन डरा सकता है क्या? है भाई, क्या ऐसा पॉसिबल है? हमने अगर सब पढ़ा हुआ है तो हमको कोई डरा सकता है क्या? कोई नहीं डरा सकता भाई साहब, हम डराएंगे क्वेश्चन। देखो, हम बिल्कुल सॉल्व करके खत्म कर देंगे इस क्वेश्चन को और आंसर पैदा कर देंगे। ठीक है, अब देखो क्या है इसमें, यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड आर 2.50। ओके ओके, तो मेरे को टोटल रेवेन्यू निकालना है, तो टोटल रेवेन्यू कैसे निकलेगा? अगर मैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मेरे पास है जो सेल में कितने 10,000 है, इनटू यूनिट प्राइस जो उनकी प्राइस है, उसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। जी सर, टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा आपको। टोटल रेवेन्यू बोलो चाहे टोटल सेल बोलो, कि आपको सेल मिल जाएगी। तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स मार्केट 1 में कितना है जी? मार्केट 1 में अगर सर 10,000 प्रोडक्ट है, तो वो 10,000 प्रोडक्ट 1 कितने का है? 2.5 रुपए का है, सॉरी 2.5 रुपए का बेच रहा है। और मार्केट 2 में यही प्रोडक्ट जो है आपका 6,000 का है, और 6,000 भी आपका से प्राइस तो दोनों मार्केट के लिए उसने सेम रखी। ठीक है, तो इस तरह से बनेगा। फिर प्लस करोगे क्या, 2,000 वाई प्रोडक्ट, उनकी कीमत क्या है? 1.5 रुपए है। ऐसे करते करते आप निकाल दोगे, यानी कि रो ऐसे ही, प्राइस ऐसे में जा रहा है। ठीक है, प्राइस ऐसे में जा रहा है ना, 10,000, 2,000, 18,000, और इनके साथ मल्टीप्लाई होंगे ये 2.50, 1.50 एंड 1 रुपीज। ये ठीक है, तो ये तो आप लिख देंगे मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं है क्या? किसमें दिक्कत नहीं है?
सर लिखने में कि भाई ये हमारा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है, तो आप मार्केट 1 और मार्केट 2 दो रो इसमें बनेगी। मार्केट 1 की एक तो रो बनेगी आपके मार्केट 1 की, ठीक है, मार्केट 1 की, तो एक रो मार्केट 1 की बनेगी, एक रो मार्केट 2 की बनेगी। 10,000, 2,000, 18,000, तो 10,000, 2,000, 18,000, फिर बनेगी 6, 20, 8, 6,000, 20,000, 8,000, ये। फिर इनकी जो प्राइस थी, एक ₹2.5 का था, एक ₹1.5 का था, एक ₹1 का था, और यहाँ आपको टोटल सेल मिल जाएगी। मार्केट 1 की पहले मिलेगी, मार्केट 2 की बाद में मिलेगी, यानी दोनों मार्केट में कितनी सेल वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चेक करो यहाँ पे 2 रो हैं और 3 कॉलम है सर, 2 रो है और 3 कॉलम है सर। इधर इधर सर 3 रो है और एक ही कॉलम है, तो यस मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और जो रिजल्ट आएगा 2/1 का आएगा, यानी कि 2 रो होंगी, एक कॉलम होगा। बिल्कुल सही बात है, 2 रो और एक कॉलम ही आ रही है, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो फटाफट आप इसको कर देंगे। 10,000 की मल्टीप्लाई आप करोगे 2.50 से, प्लस फिर 2,000 की मल्टीप्लाई होगी आपकी 1.50 से, प्लस 18,000 की मल्टीप्लाई होगी 1 से। फिर रो 2 की बारी आएगी, रो 2 कॉलम 1 के पास जाएगा 2.50, फिर 20,000 आपका 1.50, फिर 8,000 इंटू 1। ठीक है, और इधर आपका आप कुछ लेट कर लेंगे, वो मैंने आपको बताया, स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2.50 आप 250 और 4 0 1 2 3 4 0.2 के बाद है, तो 2 0 भगा दो, प्लस आप कर लो जी इधर 15 2 जा 30, 1 2 3 और एक 0.2 के बाद है, तो 2 आप भगा दो, प्लस ये तो 18,000 ऐसे ही आ जाएगा। फिर आ जाओ 25 6 जा होता है 150, ये हो गया सर 1 2 3 4.2 के बाद है, तो भगा दो, प्लस ये हो जाए 15 2 जा 30 और ये हो जाएगा 4 5 0 1 2 3 4 5, 2 के बाद पॉइंट है, भगा दो। ठीक है, फिर आ जाओ यहाँ पे 8,000। अब मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं, इनको प्लस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये प्लस कर दोगे, ये प्लस कर दोगे, टोटल सेल आपकी आ जाएगी। फिर सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा, वो आप होमवर्क करके लाओगे, नहीं होगा तो मैं आपसे तो आप मुझसे पूछोगे, ठीक है, अदरवाइज आप मुझे आंसर चैट के माध्यम से या फिर हैंड रेज करके भेज दोगे। आपसे पूछा ग्रॉस प्रॉफिट कितने का होगा। प्रॉफिट कब निकलता है सर, प्रॉफिट कब निकलता है, जब सेलिंग प्राइस ग्रेटर होती है कॉस्ट प्राइस से, तभी हमारा प्रॉफिट निकलता है। तो इसलिए ये हमारा सेलिंग प्राइस है ऊपर, नीचे देखो, इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज आर 2 1 एंड 50 पैसा। कॉस्ट, भाई मुझे जो चीज पड़ी, मुझे पेन ₹10 का पड़ा, ठीक है, ये मुझे कॉस्ट ₹10 का कॉस्ट हुआ, मैं आगे इसको 20 का बेचूं, 15 का बेचूं, 12 का बेचूं, मैं मार्केट के हिसाब से बेच रहा हूं, मैं इसको 50 का भी बेच सकता हूं, वो मेरी सेलिंग प्राइस थी। मेरे को ₹10 का पड़ा, वो मेरी कॉस्ट प्राइस थी, मैं इसको आगे ₹50 का बेच रहा हूं, सेलिंग प्राइस थी, राइट। तो वही चीज है, अब आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकाल दी ऊपर, यानी कि टोटल रेवेन्यू सेल आप निकाल रहे हो, और नीचे आप क्या निकाल दोगे कि आपको कॉस्ट प्राइस कितने की पड़ी, ठीक है। तो ऊपर आपका सेल प्राइस हो गया, नीचे आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो ये आप क्वेश्चन करके रखेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।